Innal hamdalillah. Dear listeners, assalamu alaikum. Welcome back in this today's class. We are discussing Indian economy on the eve of independence. So far we discussed its some parameters. Today we shall continue the same chapter. This is chapter number 1 of Indian Economic Development NCERT book. We shall continue it today. Foreign trade. आज जिस पैरामीटर को हम सबसे पहले लेते हैं वो है फॉरेन ट्रेड. What was the condition of foreign trade under the colonial rule? As it is known to us, India has been a trading nation since its inception. लेकिन इस कॉलोनियल रूल के अंडर फॉरेन ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया गया. इट हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय द ब्रिटिश पीपल. ने फॉरेन ट्रेड जो थी, इस फॉरेन ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया गया. अब रेस्ट्रिक्ट किस चीज़ से किया गया? इसके लिए रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया. ब्रिटिश पीपल दे अडॉप्टेड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़. नंबर 1, restrictive policies for production. यानी प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ जो इंडिया में हुआ करता था, दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड. उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस पैरामीटर, दैट वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो वहाँ पे हमने इसको देखा था कि ये जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ इंडिया में थी, नेटिव इंडस्ट्रीज़ जो थी, उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया था, बल्कि उनको डिक्लाइन ही किया गया था. तो फॉरेन ट्रेड में भी क्या हुआ, यानी इस प्रोडक्शन को डिक्लाइन किया गया, प्रोडक्शन को कम किया गया, और इसके साथ साथ टैरिफ्स एंड कोटास. यानी फॉरेन ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया गया. तो फॉरेन ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किस तरह किया गया? फॉर दैट दे रिड्यूस्ड द प्रोडक्शन एंड दे इंक्रीज्ड द टैरिफ रेट्स. अब ये टैरिफ क्या चीज़ होता है? टैरिफ, इट इज़ इकोनॉमिक टर्म. इट मीन्स सिंपली टैक्सेस. Taxes on imports. Taxes on imports. Imports पे टैक्सेस को बढ़ाया गया. और कोटा क्या होता है? कोटा मीन्स ये भी एक लिमिट है. इट्स आल्सो ए लिमिटेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इसमें क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है. टैरिफ से टैक्सेस को बढ़ाया जाता है
rate of taxes, it's increased on imports and exports, while as in quotas this is also a limitation, and this is known as क्वांटिटी लिमिटेशन, यानी इसमें सिलेक्ट किया जाता है प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को सिलेक्ट किया जाता है, लिहाजा ये दोनों लिमिटेशंस हुआ करती है। तो फॉरेन ट्रेड को टैरिफ्स एंड कोटा से और प्रोडक्शन रिडक्शन से ब्रिटिशर्स ने अपने इस कॉलोनियल रूल में रिड्यूस किया, कमज़ोर किया हिंदुस्तान में। अच्छा, तो इंडिया को ये दो चीज़ें हो गई। इंडिया को इन पॉलिसीज से एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स बनाया गया। तो इस तरह से इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स बनाया गया। प्राइमरी गुड्स जो हुआ करते हैं लाइक रॉ जूट, रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर एट्सेट्रा, इसका एक्सपोर्टर इंडिया को बनाया गया। इंडिया was made an exporter of only primary goods and with that importer of finished goods. Importer of finished goods. फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बनाया गया और एक्सपोर्टर बनाया गया प्राइमरी गुड्स का। तो ये फॉरेन ट्रेड होती थी, लेकिन इस वाली फॉरेन ट्रेड में भी क्या हुआ, इसमें ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली को कायम किया। यानी ब्रिटिशर्स ने इस फॉरेन ट्रेड को तो एक तो इस अंदाज से रेस्ट्रिक्ट किया, अब जिस अमाउंट में यानी इन तमाम चीज़ों से क्या हुआ, जो फॉरेन ट्रेड थी उसका स्ट्रक्चर भी बदल गया। ये बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन, बाय टैरिफ्स, बाय कोटास एंड बाय मेकिंग एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इससे क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन भी चेंज हुआ और इसका वॉल्यूम भी चेंज हुआ। और चेंज कहाँ हुआ, यानी देयर वाज नेगेटिव चेंज। बाय डूइंग दीज थिंग्स देयर वाज नेगेटिव चेंज इन स्ट्रक्चर, इन कंपोजिशन एंड इन वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। इट वाज एडवर्सली इफेक्टेड बाय दीज पॉलिसीज। तो फिर इसके साथ अपनी मोनोपोली को इस तरह कायम किया ब्रिटिशर्स ने, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने दीज रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने से कि मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड जो थी दैट वाज ओनली विथ ब्रिटिश लंदन, वो सिर्फ लंदन से थी। और लेस देन 50% ट्रेड दैट वाज विथ चाइना एंड श्रीलंका, ईरान एट्सेट्रा। मोर देन 50% ट्रेड दैट वाज ओनली विथ ब्रिटिशर्स। और इसको फिर से बढ़ाया गया। आपने हिस्ट्री में देखा होगा स्यूज कैनल, आपने पढ़ा होगा। दिस स्यूज कैनल
It was made in 1869 as per NCERT book. In 1869, Suez Canal was made by Britishers, and this canal, it connected northern parts with southern parts. यानी वहाँ से नॉर्थ से इसने क्या लाया, अमेरिकन एरिया एंड यूरोपियन एरिया, अमेरिकन एंड यूरोपियन, these areas were connected with this Suez Canal with Asia and Africa, where India was lying. इस Suez Canal से एशिया और अफ्रीका से एक वाटरवे बन गया, और इस वाटरवे से ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा आसान किया गया. तो इस तरह से Suez Canal से अपनी इस मोनोपोली को ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया. तो यहाँ तक आपने देखा कि फॉरेन ट्रेड जिसमें इंडिया बहुत आगे था, लेकिन इसको रेस्ट्रिक्ट किस अंदाज से किया गया. प्रोडक्शन को रिड्यूस किया गया, टैरिफ्स कोटाज को लगाया गया, और अपनी मोनोपोली को इस ट्रेड में लाया, और फिर उसको ज़्यादा स्ट्रांग Suez कैनल से किया गया. फॉरेन ट्रेड की जो ये हालत थी, एक स्पेशल एस्पेक्ट इसका कॉलोनियल रूल के अंडर देखा गया. वो स्पेशल एस्पेक्ट क्या था? दैट स्पेशल एस्पेक्ट वाज generation of export surplus. This is special aspect. ये एक स्पेशल एस्पेक्ट फॉरेन ट्रेड का अंडर कॉलोनियल रूल जो है, वो ये है कि जनरेशन ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ. एक्सपोर्ट सरप्लस का जनरेशन हो गया, क्योंकि अगर मुल्क का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो सो फार इकोनॉमिक्स इज कंसर्न दैट्स गुड, ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है. लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ने से हियर इट वाज नॉट पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं था. व्हाई दिस वाज नॉट पॉजिटिव? नंबर वन, क्या हुआ, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ तो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो थी, essential commodities, there was shortage in essential commodities. पहला नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट बढ़ गया, हमने इसको अभी पढ़ा, ये एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स ही का बढ़ गया, ये फिनिश्ड गुड्स का नहीं बढ़ा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को पहले से ही कमज़ोर किया था. इसलिए ये जो एक्सपोर्ट बढ़ा अंडर कॉलोनियल रूल, दिस वाज ओनली इन प्राइमरी गुड्स. सो व्हेन इट वाज ओनली इन प्राइमरी गुड्स, देन इट इज डायरेक्ट इम्पैक्ट वाज दिस दैट इन नेटिव मार्केट, in Indian market, there was shortage of essential commodities, shortage of clothes, shortage of food grains, shortage of other related essential commodities. Second point ये हुआ कि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो गोल्ड या सिल्वर जैसे चीज़ इंपोर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे यह भी नहीं हुआ. दिस एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, दिस डज नॉट ब्रिंग एनी इनफ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर. इसने कोई
गोल्ड और सिल्वर को इनफ्लो नहीं किया, इसने इंडिया में गोल्ड या सिल्वर को नहीं लाया. नो गोल्ड और सिल्वर, नो गोल्ड और silver was brought into India by this export surplus. This was second drawback of this export. One more drawback इसका ये था, ये जो अब एक्सपोर्ट होता था ये खर्च कहाँ होता था, इसका ये फायदा जो था वो कहाँ पे होता था. वो ये जो ऑफिसेस ब्रिटिश में थे, लंदन में थे, colonial British offices, colonial offices that were in British, उन पे जो एक्सपेंडिचर होता था, that expenditure was met by this export surplus. ब्रिटिश जो वॉर फाइट करते थे, the wars that were fought by the British, to meet the expenses of those wars, this export was there also used. इसी तरह से एक और चीज़ वो है invisible items. Invisible items. Invisible item means that item which is not visible. Now what item is this? Simply service. जब भी कोई सर्विस हो, that's invisible item. Economically that is product, but we can't touch that, we can't see that. So that's why it's said here invisible item. So these invisible items जो भी सर्विस वो करते थे उन पे इस चीज़ का खर्च हुआ. तो इस तरह से क्या इन्हें अंडर कॉलोनियल रूल, अंडर कॉलोनियल पीरियड फॉरेन ट्रेड का जो ये स्पेशल एस्पेक्ट था वो ये था कि जनरेशन ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ, बट देयर वाज नो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस एक्सपोर्ट सरप्लस इन इंडियन इकोनॉमी. इट इज पॉजिटिव इफेक्ट वाज आल्सो इन ब्रिटिश इकोनॉमी. तो इस तरह से हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड जो कॉलोनियल रूल के अंडर थी इसका हाल क्या था, व्हाट वाज इट्स कंडीशन अंडर द कॉलोनियल रूल. दिस वाज टुडेज फर्स्ट पैरामीटर. इसके बाद एक और पैरामीटर जो है दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन. डेमोग्राफिक कंडीशन, दिस इज नेक्स्ट पैरामीटर. व्हाट अबाउट डेमोग्राफी, डेमोग्राफी जो इंडिया की थी, व्हाट अबाउट दैट, उसकी क्या हालत थी. 1881 was the date when first survey was made. जब फर्स्ट सर्वे हुई that was 1881. 1881 में फर्स्ट सर्वे की गई है. In this survey, though there were many faults, it's written in the book there were many faults, but still it revealed the uneven growth of population. This survey showed uneven growth of population. इसके बाद इस सर्वे को with the gap of 10 years continue किया गया. After 10 years it was done by the people. 1921, before 1921, India was in first demographic transition. It's important point that
before 1921, India was in first stage of demographic transition. Before 1921, India was in the first stage of demographic transition, and after 1921, India was in second stage of demographic transition. 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में था. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हुआ करती है उसकी फर्स्ट स्टेज बिफोर 1921 था, और उसकी सेकंड स्टेज जो है दैट स्टार्टेड आफ्टर 1921. नाउ व्हाट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? This again a question here. It's very simple. Demographic transition means it means high birth rates, high birth rates, shift from high birth rates and high death rates. Shift from high birth rates and from high death rates to low birth rates and death rates. ये जब शिफ्ट होता है, हाई बर्थ रेट भी हो, हाई डेथ रेट भी हो, इसे शिफ्ट होगा कहाँ? टुवर्ड्स लो बर्थ रेट एंड टुवर्ड्स लो डेथ रेट. तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. और ये हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट ये कहाँ होती है? इन दोज सोसाइटीज और इन दोज नेशंस वेयर देयर इज लेस एजुकेशन, वेयर देयर इज लो डेवलपमेंट, वेयर देयर इज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. और इसका अपोजिट जो है हाई दिस लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, ये इसके अपोजिट में होता है वेयर देयर इज डेवलपमेंट, वेयर देयर इज एजुकेशन एंड अदर रिलेटेड थिंग्स. तो इंडिया का जो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था, फर्स्ट स्टेज इसका बिफोर 1921 था, और सेकंड स्टेज जो इसका था दैट वाज आफ्टर 1921. नाउ लेट अस examine some social developmental indicators. कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को हम देखेंगे जिनसे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो उसका पता चलता है, और जो सोशल डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स कहलाते हैं, इनमें कॉमनली सबसे पहले लिटरेसी ही आएगा. लिटरेसी का क्या हाल था? लिटरेसी का हाल ये था कि अंडर कॉलोनियल रूल टोटल लिटरेसी रेट इट वाज 16%. टोटल लिटरेसी रेट अंडर कॉलोनियल रूल दैट वाज only 16%, and with that women literacy rate that was 7% under colonial rule. इस होल पीरियड में 16% थी टोटल लिटरेसी रेट और 7 थी इस 16 में से वुमेन के लिए, जबकि करंट आज के डेट में दिस लिटरेसी रेट इज 77.7% आज हमारी लिटरेसी रेट है एज पर नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया 2022. ये लिटरेसी का हाल था. Second is mortality rate. Mortality rate that was very high also. Mortality rate means simply death rates. वो भी हाई रेट पे थी, लेकिन उसमें से एक खास एस्पेक्ट ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. Infant mortality rate. This infant mortality rate, this was
218 children out of per 1000 under colonial rule. 218 इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या थी? 218 आउट ऑफ पर 1000. इसका मतलब क्या था? यानी 1000 में से 218 बच्चे मरते थे. एंड एट प्रेजेंट इट्स करंट रेट इज ओनली 26.6 आउट ऑफ पर 1000. आज एंड इट इज 2023 की बात है. ये 2023 आज के डेट में इन्फेंट मोर्टलिटी रेट ऑफ इंडिया दैट इज 26.6. एक और इंडिकेटर डेमोग्राफिक कंडीशन को देखने के लिए वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ expectancy rate. Life expectancy rate, it means simply average years that a person can expect to remain alive. उसको life expectancy rate कहा जाता है. So under colonial rule it was 44 years. Under colonial rule life expectancy rate was 44 years and at this stage it is 70.15 as per 2020. As per survey report of 2020, 70.15 is current life expectancy rate of India. So this was the demographic condition of India under colonial rule. Let's proceed. एक और फैक्टर को हम लेते हैं. इसके बाद एक और पैरामीटर वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल structure. Under colonial rule, what was occupational structure of Indian economy? What it means? It is very simple. Occupational structure means simply division of working people. किसी नेशन में जो वर्किंग पीपल होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है, उनका डिवीजन किस हिसाब से? देयर आर 3 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी. सेक्टर नंबर 1 that's known as agriculture sector. Agriculture sector या इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर. इस सेक्टर में इंडियन पॉपुलेशन 70 से 75% तक काम कर रही थी. इंडियन पॉपुलेशन की 70 to 75% जो थी, दैट पॉपुलेशन वाज वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर. उनका जो ऑक्यूपेशन था, दे वर ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर और वी कैन से इन प्राइमरी सेक्टर. नंबर 2 इट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी सेक्टर और वी कैन से manufacturing sector. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इस सेक्टर में ये किसी भी इकोनॉमी का दूसरा सेक्टर हुआ करता है. तो अंडर कॉलोनियल रूल 10% पीपल वर डूइंग इन दिस सेक्टर. तो थर्ड जो होता है, थर्ड वन है टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. दूसरे अंदाज में बोलेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. दीज आर द 3 सेक्टर्स इन एवरी इकोनॉमी. तो इस सेक्टर में 10 से 15 तक, फ्रॉम 10 to 15% पीपल
those were working in this very sector. This was the occupational structure of Indian economy under colonial rule. One more thing related to this is वो ये है कि there was regional variation, or regional variation was there. इस रीजनल वेरिएशन में क्या देखा गया, अंडर कॉलोनियल रूल ने कई जगहों पे एग्रीकल्चर शेयर जो था उसमें कमी आई और सेकेंडरी टर्शरी में इंक्रीज़ हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम इसका रिवर्स भी कहीं हुआ. फॉर एग्जांपल इसमें एज पर बुक इट वाज तमिलनाडु, इट वाज केरला, आंध्र प्रदेश, Bombay, etc. There was seen increase of the working population, in a shift of working population from agriculture sector to tertiary sector. वहाँ पे shift देखा गया एग्रीकल्चर से यानी प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की तरफ. एंड एट द सेम टाइम इसी टाइम में राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा लाइक स्टेट्स, वहाँ पे इसका रिवर्स देखा गया है. वहाँ पे इन्हें इसमें इंक्रीज हुआ और इसमें डिक्रीज हुआ. सो दिस रीजनल वेरिएशन दिस वाज आल्सो सीन under the colonial rule with this occupational structure. Let us proceed onwards. इसमें एक और लास्ट पैरामीटर जो है हमें देखना है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ. इंफ्रास्ट्रक्चर में आप याद रखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था लाइक रोड्स, रेलवेज, ये पोर्ट्स है, टेलीग्राफी एटसेट्रा, दिस गॉट सम डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल. ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इसमें कुछ डेवलपमेंट हुई थी, बट दैट वाज नॉट for the Indian people, that was not for the Indian economy. Actually that too was for the own interests of British economy. रोड्स जो इंडिया के थे, रोड्स were not fit for modern transport, so roads were made. why? ताकि उनकी जो गाड़ियाँ थे उनका चलना आसान हुआ, उससे मिलिट्री मोमेंट उनकी ठीक हुई, उससे रॉ मटेरियल को आगे लेना, रेलवे स्टेशन पे पहुंचाना, पोर्ट्स पे लेना, दैट वाज मेड इजी विद दिस. और रेलवे जो इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने किया, रेलवे वाज दिस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1850. इंडिया में 1850 में रेलवेज को ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, एंड दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन डन बाय द ब्रिटिशर्स, दैट्स रेलवेज. तो रेलवेज को 1850 में स्टार्ट किया गया, लेकिन इससे भी क्या हुआ, रेलवे से सिर्फ इंडिया को सोशल बेनिफिट हुआ. देयर वाज ओनली सोशल बेनिफिट फॉर इंडियन पीपल ड्यू टू रेलवेज. ने जो बैरियर्स थे, सोशल बैरियर्स जो थे उनको ख़त्म किया गया. इंडियन पीपल दे कुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस रेलवे. तो सोशल फैक्टर, सोशल बैरियर जो था दैट वाज अवॉइडेड विद दिस रेलवे. लेकिन इकोनॉमिकली क्या हुआ, इकोनॉमिक बेनिफिट जो था, इकोनॉमिक बेनिफिट रेलवे से भी ब्रिटिश इकोनॉमी को मिला, इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिला. रॉ मटेरियल की जो सप्लाई थी उसको आसान बना दिया गया. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ, एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइजेशन हुई. एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा था दैट वाज कॉमर्शलाइज्ड, तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ गया. जो अभी हमने पीछे पढ़ा, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, उससे हमारे जो अपने मार्केट्स थे उनमें शॉर्टेज हुई बेसिक कमोडिटीज़ की. लिहाजा रेलवे से क्या हुआ, यानी इस पूरे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या हुआ, इकोनॉमिकली बेनिफिट ब्रिटिश को हुआ,
अगरचे कहीं कहीं सोशल बेनिफिट इंडिया को भी मिल गया। इसके साथ साथ इनलैंड ट्रेड जो हुआ करता है, इनलैंड ट्रेड दैट मीन्स इंटीरियर ट्रेड है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया, बट इट वाज टू इनएडिक्वेट। इसी तरह टेलीग्राफी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी को बढ़ाया गया, वो भी इनएडिक्वेट था, लेकिन उसके साथ साथ उससे उनका लॉ एंड ऑर्डर जो था वो ठीक हुआ। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इसमें अगरचे कुछ डेवलपमेंट हुई अंडर द कॉलोनियल रूल, बट द मोटिव बिहाइंड दैट वाज टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इकोनॉमी, नॉट टू गिव any facility, any enmity to the Indian people। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पैरामीटर था, एंड दिस वाज द लास्ट। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक, हमारा ये चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का जो है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले हमने लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा, उसके बाद हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखा। तो आज के इस क्लास में हमने फॉरेन ट्रेड एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक कंडीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा। तो इन दिस वे वी फिनिश्ड फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट NCERT बुक, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो होप आप सब लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट का एक कनेक्शन हुआ करता है। ये हमें इसलिए पढ़ना पड़ा अपनी इकोनॉमी को, कि पास्ट में हम क्या थे, कहाँ थे, व्हाट वाज आवर कंडीशन। फिर आगे जो इंडियन स्कॉलर्स ने, इकोनॉमिस्ट्स ने, प्लानर्स ने जो प्लानिंग की, जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, फार्मुलेट किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, तो उनसे फिर इंडियन इकोनॉमी को क्या हुआ उसका समझना अब हमारे लिए आसान है, क्योंकि अब हमने पूरे पास्ट को देखा कि पास्ट में इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या थी अंडर ब्रिटिश रूल विच लास्टेड फॉर एटलीस्ट 200 ईयर्स। सो व्हाट वाज द कंडीशन, व्हाट हैपेंड टू आवर इकोनॉमी, इस सब को हमने देखा। तो लेट्स कंटिन्यू in next video. Thanks for that, and thanks for watching. Thanks.